हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी द्वारा जारी पुस्तक कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान, जिसमें हमने 4 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। आज हम 5वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय का नाम होगा मानचित्र। मानचित्र के बारे में देख लेते हैं। हमें सबसे पहले तो ये जानना आवश्यक है कि मानचित्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब मनुष्य को पृथ्वी के बारे में सामान्य जानकारी हो गई, तब क्षेत्र संबंधी उसके ज्ञान का विस्तार होने लगा। अपने परिवेश और देश से निकले कर दूसरे देश परिवेश में जाना प्रारंभ किया तो वह कभी कभी रास्ता भटक जाता था। प्रारंभ में वह दिन में सूर्य के माध्यम से और रात्रि में तारों के माध्यम से दिशाओं की जानकारी प्राप्त करता था। जब मनुष्य व्यापार एवं अन्य कारणों से देश परिवेश से बाहर जाने लगा तो रास्ता भटके नहीं और स्थान की सही जानकारी हो, उचित मार्ग का अनुसरण कर सके, उचित रास्ता दूसरों को बता सके। इस हेतु प्रारंभ में उसने बिना मापनी के जमीन या दीवारों पर नक्शा यानी कि रेखा चित्र या खाका बनाना प्रारंभ किया। उस समय बनाए गए नक्शों में कई तरह की व्यावहारिक समस्याओं के कारण मानव बाद में मापनी के आधार पर कागज पर आवश्यकताओं के अनुसार मानचित्र बनाने लगा, ताकि अपनी सुविधा अनुसार कभी भी उसका उपयोग कर सके। क्या आप जानते हैं, ग्लोब ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है और पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर बैठकर प्राप्त कर सकें, इसके लिए पृथ्वी के प्रतिरूप यानी कि मॉडल के रूप में पृथ्वी की रचना की गई है, यानी कि ग्लोब की रचना की गई है। पृथ्वी के इस छोटे प्रतिरूप ग्लोब पर मनुष्य ने काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई, जिनके बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनको जा करके देख सकते हैं, ताकि आपको आने वाले लेसन और ये वाला लेसन आपको अच्छे से समझ में आए। तो मनुष्य ने क्या किया कि काल्पनिक अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई उस ग्लोब पर, जिसके माध्यम से किसी भी स्थान की स्थिति, जिसको हम अंग्रेजी में लोकेशन बोलते हैं, की सही जानकारी प्राप्त की जा सके। मानचित्र का विकास हुआ कैसे? क्या आप सोच सकते हैं कि मानचित्रों का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार प्राप्त हुआ या हमारे सामने आया? इसके पीछे भी लंबी कहानी है। पुरातन काल में जो मानचित्र बनाए जाते थे वो आज के मानचित्रों जैसे नहीं होते थे, बल्कि वे केवल रेखा चित्र होते थे, यानी कि उनका कोई माप के आधार पर नहीं बनते थे। वैसे कच्चा चित्र बना दिया था, ये रास्ता इधर से यूँ जा रहा है, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, तो इनका कोई माप नहीं होता था, ऐसे ही बना दिए जाते थे, जिनमें किसी भूभाग का वर्णन चित्रों के माध्यम से होता था। जैसे यहाँ स्कूल है तो इसका कुछ स्पेशल चित्र है, या फिर पेड़ है तो ये ट्री बना दिया, इस तरह से कुछ बनाए जाते थे। ठीक है, इन मानचित्रों की मापनी नहीं होती थी, जैसा मैंने पहले बता दिया है। इन मानचित्रों की कोई मापनी नहीं होती थी और जिसके किसी भूभाग का वर्णन चित्रों के माध्यम से होता था। और आज से लगभग 3000 वर्षों से भी पहले मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र बनाए, जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया था। मानचित्र बनाने की कला का धीरे धीरे विकास हुआ, जिसमें सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के भूगोलवेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। हिक्केटियस ने अपने मानचित्र ईसा पूर्व 5वीं सदी या 6ठी सदी में ही तैयार किया था, जो कि भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे। यह घटना उस समय की है जब पृथ्वी को गोलाब यानी कि स्फीयर जैसे नहीं माना जाता था, बल्कि उसको एक वृत्त के रूप में माना जाता था। इस वृत्त के केंद्र में ग्रीस को दिखाया गया था। इस समय संसार को केवल 3 महाद्वीपों यानी कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बांटा जाता था। एशिया की जानकारी केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक ही थी। ग्रीक राज्य के पतन के बाद रोमन राज्य का उदय हुआ। इसी समय के महान भूगोलवेता थे टोलेमी। यूनान एवं संसार के ऐसे मानचित्रों की रचना की जिसमें अक्षांश और देशांतर को भी दर्शाया गया। देखो, ये हिक्केटियस ने जो मानचित्र बनाया था वो इस तरह का था। बीच में भूमध्य सागर है,
इधर एशिया का भाग, इसको एशिया बोला है, जबकि ये अफ्रीका और एशिया का भाग है। यहाँ पर भारत को यहाँ दर्शाया गया है, ये यूरोप है। यानी कि ये उस समय जितना ज्ञात था उतना ही चित्र बनाया है उन्होंने। ये टोलेमी ने बनाया था। देखो ये हिंद महासागर है, यहाँ पर उसने भारत को इस तरह का बनाया है कि ऐसे ऐसे है ना। ये गंगा का मैदान बना दिया, यहाँ चीन को दर्शाया है उसने। ये भूमध्य सागर इधर है, ये लाल सागर है, ये नील नदी जो यहाँ से ये जा रही है, ये मिस्र है ना, ये अफ्रीका है। तो जैसा उनको ज्ञात हुआ वैसा वैसा उन्होंने बनाया। दूसरी सदी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तब यूरोप में अंधकार युग की शुरुआत हो गई, यानी कि अब उसके बारे में खोज होना बंद हो गई, नक्शे बनाना बंद कर दिया। इस काल में मानचित्र कला का विकास नहीं हुआ। विकास पुनः 13वीं सदी के पश्चात हुआ, जब यूरोप में समुद्री यात्राओं के लिए सही दिशाओं की जानकारी की आवश्यकता हुई। इसी समय प्रथम ग्लोब का भी निर्माण हुआ। कब? 13वीं सदी में। इस समय मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलिन, कैप्टन कुक ने लंबी यात्राएं की और उस समय के महाद्वीपों और महासागरों का ज्ञान को आगे बढ़ाया। इस दौरान यूरोप में 16वीं शताब्दी में प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। क्या? प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ? 16वीं शताब्दी में। कहाँ पर हुआ? सबसे पहले यूरोप में। तो अब मानचित्रों का निर्माण आसान हो गया और इस प्रकार समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र कला का विकास हुआ। क्या आप जानते हैं नई दुनिया जिसको बोलते हैं वो है अमेरिका, उसकी खोज किसने की? कोलंबस ने। कब? 1492 ईस्वी में। यूरोप से भारत तक के समुद्र मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वे आए थे 1498 में, भारत के केरल राज्य के कालीकट पहुंचे थे। ठीक है। मानचित्र की विशेषता क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ लिया जाता है, ये देखिए। मानचित्र की पहली विशेषता है जो इसमें दूरी, दिशा, आकार और आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित किया जा सकता है। मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी का पता लगाना आसान होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्थान है, ये स्थान ए है, स्थान ए से स्थान बी हमने खींच दिया, इसकी दूरी है मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिए 10 किलोमीटर, यानी ये 10 किलोमीटर धरातल का है, 10 किलोमीटर धरातल का, और मैप में 1 सेंटीमीटर दर्शाया। तो जैसे ही उसको देखेंगे 1 सेंटीमीटर, यानी कि हम समझ जाएंगे कि धरातल का 10 किलोमीटर है। तो क्या है, मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के मध्य की दूरी का पता लगाना बहुत ही आसान होता है। दूरी के साथ साथ मानचित्र पर किसी स्थान विशेष की दिशा भी ज्ञात की जा सकती है। मानचित्र पर उत्तर दिशा एक तीर के द्वारा, जैसे ये मानचित्र मान लीजिए ये पूरी स्क्रीन को, तो यहाँ पर दर्शाएंगे, तो ऐसे इसे तीर का निशान दर्शाएंगे या फिर ऐसे लिख देंगे N, यानी कि नॉर्थ। तो उत्तर दिशा तीर के द्वारा तथा N लिखकर इंगित की जाती है। तीर का ऊपरी सिरा उत्तर दिशा को तथा इसका विपरीत सिरा जो है ये दर्शाएगा आपके दक्षिण दिशा को इंगित करता है। मानचित्र जो है पृथ्वी के एक भाग को छोटे आकार में प्रदर्शित करता है। मानचित्र निर्माण में पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्रों में रूढ़ चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये थी मानचित्र की विशेषताएं। क्या आप जानते हैं मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी उन्हीं दो स्थानों के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को मापनी कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले कि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों की दूरी, ये दो स्थान हैं, इनके दूरी उन्हीं दो स्थानों के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी, यानी कि यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर 10 किलोमीटर, यानी कि ये मापनी हो गई। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। इसे क्या कहते हैं? पैमाना या मापनी कहते हैं। जैसे यदि धरातल पर दो स्थानों के मध्य की दूरी 10 किलोमीटर है तो मानचित्र पर दर्शाया गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होगा। आइए दिशा और कंपास
दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे दिशा सूचक या दिक् सूचक या कंपास कहा जाता है। इस यंत्र में एक चुंबकीय सुई लगी होती है जो हमें उत्तर और दक्षिण दिशा को बताती है। हम यह जानते हैं कि मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है। मुख्य रूप से ध्यान रखना, मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती है, उत्तर और ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, 4 दिशाएं हो गई। अब देखिए, अब इनके मध्य में देखो, उत्तर और पूर्व के मध्य में हो गई उत्तर पूर्व, और दक्षिण और पूर्व तो शुरू होगी दक्षिण से, दक्षिण पूर्व कहलाएगी, यानी कि पूर्व को बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो इस तरह से कुल जो अगर दिशाएं बताई जाए तो वो दिशाएं होती है हमारे ज्योग्राफी में काम में आने लायक जो दिशाएं हैं वो 8 दिशाएं हैं, यानी कि मुख्य रूप से 4 होती है, उनके डिवीज़न करके 8 बनाई जाती है, लेकिन कुल दिशाएं होती है 10, ठीक है। तो इन 4 दिशाओं के मध्य पाई जाने वाली दिशाएं उत्तर पूर्व की दिशा के मध्य दक्षिण पूर्व, जो हम इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। तो आइए प्रमुख रूढ़ चिन्ह, जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के किसी भाग को छोटे रूप में हम मानचित्र के द्वारा समतल पटल पर दर्शाते हैं। भूभाग की सभी विशेषताओं को दर्शाने हेतु मानचित्र के समतल पटल पर पर्याप्त स्थान नहीं होता है। इस हेतु विभिन्न विशेषताओं को दर्शाने के लिए विभिन्न रूढ़ चिन्हों या प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक चिन्ह मानचित्र पर कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के आधार पर सभी देशों में एक समान प्रतीक चिन्हों का उपयोग होता है। एक समान प्रतीक चिन्ह होने से यह लाभ है कि यदि किसी देश की भाषा हम नहीं जानते, मान लीजिए हम अंग्रेजी भाषी देश को नहीं जानते हैं, यानी कि हम हिंदी भाषी देश के हैं और हम अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, तो उन रूढ़ चिन्हों को देख कर ही ये ट्री बना दिया, तो इसमें किसी भाषा की ज़रूरत है क्या? पेड़, किसी भाषा की ज़रूरत है क्या? कोई सी भी भाषा हो, हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये पेड़ है। मान लीजिए ये पोल बना दिया, यहाँ पर रेड लाइट लगा दी, तो हमें तुरंत पता लग जाएगा ये ट्रैफिक के लिए लगाई गई है रेड लाइट, हमें किसी भाषा की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से सभी देशों ने एक समान रूढ़ चिन्हों को एडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, ताकि वो किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो। तो तब ऐसी स्थिति में इन सभी प्रतीक चिन्हों के माध्यम से उस देश के मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। कुछ परंपरागत रूढ़ चिन्हों की जानकारी अगले पृष्ठ में है, जिसको हम देखेंगे। तो रूढ़ चिन्हों की तरह ही विभिन्न रंगों का प्रयोग भी पृथ्वी के विभिन्न भूभागों को मानचित्र पर दर्शाने के लिए किया जाता है। ये रंग भी मानचित्र अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखना, रंग भी इसी तरह से, जिस तरह से रूढ़ चिन्हों को अपनाया गया है वैसे ही रंगों को भी अपनाया गया। जैसे सामान्यतः नदी या नाले समुद्र को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग करते हैं, वैसे पर्वतों को दर्शाने के लिए भूरे रंग का प्रयोग करते हैं, और पठारों को दर्शाने के लिए पीले रंग का प्रयोग करते हैं, और मैदानों को हरा भरा, क्योंकि यहाँ पर हरियाली उगती है। तो इस तरह से सभी, ऐसा तो नहीं है कि हम भारत में यहाँ पर मैदानों में हरियाली उगती है तो हरे रंग का प्रयोग कर रहे हैं और अमेरिका में कोई दूसरा रंग का प्रयोग कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। रंग भी सभी देशों ने समान रूप से अपनाए हैं। देखो, ये कुछ रूढ़ चिन्ह हैं, जैसे रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन जो है, इन रेलवे लाइन को, जैसे ये रेलवे लाइन है तो यहाँ पर बड़ी रेलवे लाइन होगी तो ऐसा चिन्ह बना होगा, और मीटर लाइन होगी तो कुछ इस तरह का चिन्ह होगा, और रेलवे स्टेशन होगा तो इस तरह का चिन्ह होगा। जैसे सड़कों के बारे में करें तो पक्की सड़क, ये पक्की सड़क साहब, ये कच्ची सड़क, ये कच्ची सड़क। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाने के लिए इस तरह से गहरी एक लाइन खींची, फिर उसके बीच में बिंदी, फिर गहरी लाइन, फिर बिंदी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दर्शाती है। और राज्य सीमा को दर्शाती है तो थोड़ी हल्की लाइन होगी और उसके बीच में बिंदी होगी।
और फिर डॉट डॉट होगा, यानी कि वो जिला स्तरीय सीमाओं को दर्शाता है। आप कभी भी मैप देखना, इस तरह की लाइंस बनी होती हैं, जैसे नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। तो ये नदी इस तरह से बहती है, ये कुआं का निशान है, ये तालाब है, और ये नहर निकली हुई है, और ये पुल बना हुआ है। इस तरह के चिन्ह अपनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, मंदिर। ये देखिए साहब मंदिर, ये देखो यहाँ पर चर्च प्लस का निशान जैसा लगा हुआ है, तो ये क्या है, गिरजाघर है ना। ये मस्जिद है, और ये है छतरी। जब पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो PO लिख देते हैं, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस की बात करते हैं तो PTO लिख देते हैं, और पुलिस स्टेशन की बात करते हैं तो PS लिख देते हैं। कब्रिस्तान की बात करते हैं तो इस तरह का चिन्ह बना मिलेगा, और इस तरह का चिन्ह बना मिलेगा, और बस्ती की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का चिन्ह मिलेगा। आइए, पेड़, इस तरह के पेड़ जैसे पेड़ बन जाएंगे, घास फूस होगी तो छोटा बन जाएगा। तो इस तरह के कुछ परंपरागत रूढ़ चिन्ह हैं जो पूरे देशों ने, हमारे विश्व में सभी देशों ने अपनाए हैं। आइए, रेखा चित्र, खाका और मानचित्र क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। रेखा चित्र, जब आप किसी मित्र को पहली बार अपने घर बुलाते हैं तो उसे अपने घर का पता समझाने के लिए रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खींचते हैं। हालांकि अपन नहीं खींचते हैं, ऐसे बोल देते हैं इसके दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, या सीधे आ जाना, लेकिन उनको बताने के लिए इस तरह का बताते हैं, जिसमें कुछ मुख्य स्थानों को दर्शाते हैं कि आसपास मंदिर है, मस्जिद है, पीपल का पेड़ है, या ऐसा कुछ उसको पॉइंट्स बताते हैं हम, जिससे कि वो आसानी से हमारे घर तक पहुंच जाए। तो इस तरह से रेखा चित्र उनके दिमाग में खींच के आपने भले उनको कॉपी में खींच करके नहीं दिया। रेखा चित्र पैमाने के आधार पर नहीं बनाया जाता है, यानी कि उसको नाप चोप करके नहीं बनाते हैं। रेखा चित्र में दूरियां या एवं दिशाएं सही रूप में नहीं दर्शा जाती, जबकि मानचित्र में दूरियां एवं दिशाएं यथासंभव सही प्रदर्शित की जाती हैं। अब देखिए, ये तो रेखा चित्र की बात हुई। अब हम देखते हैं खाका। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, यानी कि छोटा सा क्षेत्र है लेकिन उसका और विस्तार से चित्र बनाया है हमने, तो वो क्या हो गया, खाका। खाके में उस क्षेत्र की अधिक जानकारी दर्शाई जाती है। इसे बनाने में अधिक समय नहीं लगता है। इस खाके का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि बहुत छोटी बड़ी मापनी होती है, छोटी नहीं बड़ी मापनी होती है। क्यों? क्योंकि मात्र 1 सेंटीमीटर लाइन 1 मीटर को ही दर्शा रही है लगभग, इससे थोड़ी अधिक भी हो सकती है। इसका सीमित उपयोग होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय भवन का खाका बनाया जाए तो उसमें विभिन्न कमरों की स्थिति, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई को दर्शाने के लिए इस तरह से खाके का सहारा लिया जाता है खाका बनाने के लिए, है ना। मानचित्र, अब मानचित्र जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं जिसमें एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है। मानचित्र दूरी, स्थिति, दिशा और वितरण दर्शाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। मानचित्र के कई प्रकार होते हैं, जैसे 4 प्रकार के इसमें भी दिए हुए हैं, 4-5 प्रकार के। देखो, मानचित्र कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें कुछ प्रकार इस प्रकार के हैं, जैसे कि हमने देख लिया ये भौतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों और नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं, यानी कि वो भौतिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दर्शाने में हमारी मदद कर रहे हैं। जो पृथ्वी व किसी भूभाग के भौतिक स्वरूप की जानकारी हमें दे रहे हैं वो भौतिक मानचित्र, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, राजनीतिक मानचित्र, ये भी हम नॉर्मली देखते हैं, दीवार में टंगा होता है। तो इसमें क्या किसकी जानकारी मिलती है, देश, राज्य, नगर और शहर, गांव आदि विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों के सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विषयक मानचित्र की बात करें तो जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान कर रहा है, यानी किसी विषय पर बनाया गया है, उसे विषयक मानचित्र या बोले तो थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे परिवहन, तापमान, वर्षण, यानी कि किसी एक विषय को लेकर के उस मानचित्र को बनाया गया है तो उसको थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे मान लो तापमान को लेकर ही मानचित्र बना लिया है तो ऐसे मानचित्र को थीमेटिक या विषयक मानचित्र कहते हैं।
तो ऐसे मानचित्र किस आधार पर, जैसे परिवहन, तापमान, वर्षण, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि के वितरण को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए साहब, आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। भूसंपत्ति मानचित्र। भूसंपत्ति मानचित्र जो होते हैं इन्हें कैडस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर याद रखने योग्य बात यह है कि कैडस्ट्रल मानचित्र ऐसा आ जाए तो उसमें हमें चकराना नहीं है। वह भूसंपत्ति जैसे पटवारी जैसे लेकर के आता है, पटवारी के पास देखा होगा आपने कपड़े का मानचित्र, वो बहुत बड़ा मानचित्र होता है, खेतों का और भूमि का जो विवरण होता है उसमें होता है। तो इन मानचित्रों में छोटे क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है ताकि भूमि के उपयोग को जाना जा सके। वह मानचित्र साधारणतः पटवारी के पास होते हैं, जिनमें गांव के खेतों का नक्शा या मानचित्र होता है। इनसे यह पता चलता है कि कौन सी जमीन किसकी है, क्योंकि उस मानचित्र में जिस जमीन बनी होती है ऐसे 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 डिब्बा बना होता है, उसमें नंबर भी डले हुए होते हैं हिंदी में, जैसे 21 है ना, 22। तो इस तरह के पुराने हैं, अभी तो नए तो हिंदी में डले होते हैं वहाँ पर। मैं कभी देखना अगर पटवारी आए तो। मानचित्रों का महत्व क्या है साहब? मानचित्रों का महत्व तो हम पहले ही जानते हैं, बहुत महत्व है। कहीं भी हमें जाना है और सही सटीक दिशा में जाकर के कब समय की बचत करनी है और बिना किसी रुकावट के हमें पहुंचना है, तो मानचित्र की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। पिछले अध्याय में आप ग्लोब और उसके विषय में जान चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त ग्लोब पर छोटे क्षेत्रों जैसे शहरों और गांवों को दर्शाना कठिन है। तो मानचित्र में हम दर्शा सकते हैं, हालांकि जो ग्लोब होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, 3D में होती है, और जो मानचित्र होते हैं ये 2D में होते हैं, यानी कि द्विविमीय होते हैं। इस तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मानचित्र एक अच्छा माध्यम है। मानचित्र पृथ्वी का या उसके एक भाग का द्विआयामी चित्रण है, यानी कि उसके 2 आयामी ही दिखाई दे सकते हैं। मानचित्र ग्लोब की भांति पृथ्वी या किसी प्रदेश का प्रतिरूप नहीं है, क्योंकि त्रिआयामी वस्तुओं को द्विआयामी सतह यानी कि समतल कागज पर बनाते समय कुछ विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। आकृति, आकार और दिशा में परिवर्तन आने की संभावना रहती है। उदाहरण स्वरूप जो ग्लोब पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ध्रुवों की ओर जाने पर उसकी तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, लेकिन अधिकतर मानचित्रों में उसी अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी नहीं दर्शाई जाती है। इस कारण उच्च अक्षांशों वाले देशों की आकृति और आकार में परिवर्तन आ जाता है। ग्लोब पर ध्रुव लगभग एक बिंदु के समान होता है, किंतु अधिकतर मानचित्रों में ध्रुवों को एक सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कितनी अच्छी जानकारी दी है। आपने कभी राजनीतिक मैप देखा हो तो देखना, ग्रीनलैंड जो है बहुत बड़ा दिखाई देगा आपको, ये लगभग एशिया जितना बड़ा तो दिखाई देगा ही देगा। उसका मेन कारण यही है कि जिस तरह से ये ग्लोब है, ग्लोब में ये भूमध्य रेखा सबसे लंबी होती है, अक्षांश रेखा जो मुख्य अक्षांश रेखा होती है भूमध्य रेखा। फिर जैसे जैसे हम अक्षांश रेखाएं खींचते जाएंगे वो छोटी होती जाएगी, और ये जो 90 डिग्री होगा वो तो बिंदु के रूप में होगा। लेकिन हम जब मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र में क्या होता है कि इस तरह से हम चौकोर जो होता है उसी पे बनाते हैं, तो ये भूमध्य रेखा के बराबर ही दूसरी रेखाओं को भी बना दिया जाता है। तो जो स्थान यहाँ पर भूमध्य रेखा पर 50% यानी कि आधी रेखा बढ़ गई, तो यहाँ पर भी वो इतना बड़ा ही प्रदर्शित होगा। तो ग्रीनलैंड जो है दक्षिण अमेरिका से भी छोटा देश है, फिर भी वो देखने में इतना बड़ा लगता है राजनीतिक मैप में कि वो उससे भी बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर भी मानचित्र के कई लाभ हैं, जैसे यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, फिर भी मानचित्र के कई लाभ हैं। ग्लोब के अपेक्षा इन्हें बनाना आसान होता है।
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है और इनमें छोटे गांव शहर को भी दर्शाया जा सकता है। एटलस विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का एक संकलन होता है जो हमें विस्तार से जानकारी प्रदान करता है। इस कारण दैनिक जीवन में मानचित्रों का उपयोग ग्लोब की अपेक्षा अधिक होता है। तो ये है आपका पाठ ग्लोब। पहले पढ़ लिया था, लेकिन ये हमने मानचित्र के बारे में पढ़ा है कि मानचित्र क्या होता है, कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं। और अब देखिए आप शब्दावली। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप, जो मॉडल होता है वो 3 डायमेंशनल इस तरह का होता है, वो ग्लोब उसको बोलते हैं पृथ्वी का प्रतिरूप। विषयक मानचित्र जिसको हमने कैडेस्ट्रल बोला था, नहीं कैडेस्ट्रल बोला था, जिसको किसी विशेष तथ्य की जानकारी का मानचित्र। दिक्सूचक यंत्र दिशा बताने वाला यंत्र। रूढ़ चिन्ह मान्य परंपरागत मान्यता वाले चित्र कैडेस्ट्रल भूसंपत्ति होते हैं। और विषयक मानचित्र जो होते हैं वो हमने देखे थे, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। विषयक थीमेटिक, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, थीमेटिक मानचित्र होते हैं जिनको विषयक मानचित्र बोला जाता है। तो आइए देखते हैं इनके प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। दिशा सूचक यंत्र की सुई हमें दर्शाती है, क्या दर्शाती है? दिशा सूचक यंत्र की सुई हमें क्या दर्शाती है? उत्तर दिशा। वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? भारत। ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप है ना। ग्लोब यानी कि वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट तक 1498 में पहुंचे थे। यूरोप में 16वीं सदी में किसका, कौन सी मशीन का, प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था। कहाँ पर? यूरोप में। ये बहुत महत्वपूर्ण। भूमि भूसंपत्ति मानचित्र साधारणतः क्या होते हैं? पटवारियों के पास होते हैं, पटवारी के पास होते हैं। तो ये थे आपके प्रश्न। आप ग्लोब और मानचित्र में अंतर भी देख सकते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं हमने देखे, 4 प्रकार के। राजनीतिक, भौतिक और भूसंपत्ति, और एक और था, कौन सा था? थीमेटिक, विषयक। इस तरह से 4 प्रकार के मैप थे। आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। आपको ये लेसन कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं अपने छोटे भाई बहनों को। इसको सेंड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।